हॉल में मौजूद सभी सीनियर कॉमरेड्स को इनकलाबी सलाम, जमहूरी अधिकार सभा के साथियों को, तर्कशील सोसाइटी के साथियों को और पंजाब की तमाम जनतक जत्थेबंदियों को, जमहूरी जत्थेबंदियों को मैं शिवानी कौल अपना इनकलाबी सलाम पेश करती हूँ। और आज जिस दौर में हम लोग इकट्ठा हुए हैं और जिन ज़रूरी मसलों पर हम लोग इस तरीके के कन्वेंशनों का आयोजन कर रहे हैं, उस दौर में केंद्र में जो मोदी सरकार है और मोदी सरकार के साथ साथ आज कई सूबों में भी फांसीवादी भाजपा की सरकारें जो सत्ता में पहुंची हुई है और जो उसकी नीतियां हैं, जिस तरीके से आम कीर्ति लोगों के हकों पर डाके डाले जा रहे हैं, जबर किया जा रहा है, उस दौर में इस तरीके के कन्वेंशनों को रखना, उस पर बातचीत करना, ये बहुत ज़रूरी है। और मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ पंजाब की तमाम इनकलाबी जत्थेबंदियों का कि उन्होंने दूसरी बार आज मुझे मंच पर ये मौका दिया है कि मैं अपने विचारों को, अपनी बातों को आपके सामने साझा करूं। और मैं यकीन दिलाना चाहती हूं कि हम चाहे दिल्ली में हो, हम चाहे पंजाब में हो, हम चाहे केरल में हो, तमिलनाडु में हो, महाराष्ट्र में हो, हिंदुस्तान के हम किसी भी कोने में रह रहे हो, आज जो 2014 से मोदी हुकूमत, जो कि एक फांसीवादी हुकूमत है, उसकी तानाशाही के खिलाफ हम सभी लोग अपने अपने तरीकों से इस जद्दोजहद को, इस जंग को, इस संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं सितंबर में भी पंजाब में आई थी, तब बठिंडा में साथियों ने कन्वेंशन का आयोजन किया था। जमहूरी अधिकार सभा और तर्कशील सोसाइटी पंजाब के साथियों ने एक कन्वेंशन का आयोजन किया था। अरुंधति रॉय और शेख शौकत हुसैन पर जो यूएपीए और देशद्रोह का, सेडिशन के कानून को जो उसके तहत जो मामले दर्ज हुए थे, पर्चे दर्ज हुए थे, उसके खिलाफ एक आवाज़ अपनी बुलंद करते हुए उस कन्वेंशन का आयोजन किया गया था। और उसके बाद भी पंजाब में भी और देश के अलग अलग कोनों में जो फौजदारी कानून का मसला हो, यूएपीए का मसला हो, उस पर मेरे बाद साथी अमनदीप भी तफसील से इन कानूनों पर बात रखेंगी। लेकिन इन मसलों पर अलग अलग जगहों पर इस तरीके के छोटे बड़े कार्यक्रम होते रहे और इनकी ज़रूरत आज पहले से ज़्यादा है। ना सिर्फ इन कार्यक्रमों की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा है, बल्कि अगर हम बात करें तो आज जिस पैमाने पर और जिस तरीके से जमहूरी अधिकारों पर, नागरिक अधिकारों पर, जो हमारे बुनियादी हक हैं, उन पर जिस तरीके से जबर के तरीके से जो डाका डाला जा रहा है, जो उस पर दमन किया जा रहा है, वो तो है ही। लेकिन हमें ये भी बात समझनी होगी कि आज जिस पार्टी की हुकूमत और उसके पीछे जो काम करने वाला संघ परिवार, आरएसएस का पूरा जो ढांचा है, उसके काम करने के क्या तौर तरीके हैं, वो किस तरीके से लोगों की एकता को तोड़ने के लिए जो पैतरे आजमाता है, वो क्या है। क्योंकि ये बात सच है कि एक फांसीवादी हुकूमत जबर पर कायम होती है। कोई भी जो जमाती समाज में जो अल्पसंख्यकों की हुकूमत होती है, वो बहुसंख्यकों पर जबर के जरिए ही कायम होती है। और फांसीवाद उसमें 10 कदम आगे बढ़ के उस जबर को और नंगे तरीके से लागू करती है, उस दमन को और नंगे तरीके से लागू करती है। लेकिन ये सिर्फ इसके जरिए हमारे ऊपर हुकूमत नहीं करते हैं, इनके पीछे एक सोची समझी विचारधारा भी काम करती है। और जब तक हम इनके काम करने के तौर तरीकों को नहीं समझेंगे, हम ये नहीं जानेंगे कि ये जो काम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं। कोई पागल लोग इकट्ठे होके लोगों पर जबर करने के लिए तो नहीं आते हैं। और हम जितना ज़्यादा इनको एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, एक तर्कसंगत दृष्टिकोण से इनके काम करने के तौर तरीकों को जानेंगे, उतने बेहतर तरीके से हम अपने जद्दोजहद के आप कह सकते हैं मोर्चे को और बड़ा और व्यापक और जुझारू यानी कि मिलिटेंट
तरीके से लड़ने की जो कार्रवाई है उसको हम और बेहतर तरीके से अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए फांसीवाद भी एक सामाजिक आंदोलन पर खड़ा है। यह एक सामाजिक आंदोलन है। प्रतिक्रियावादी पीछे की तरफ देखने वाला सामाजिक आंदोलन है, लेकिन यह एक सामाजिक आंदोलन है और इसको अगर हमें हराना है तो हमें भी बड़े पैमाने पर एक सामाजिक आंदोलन, एक जनतक आंदोलन, एक जुझारू आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा और यह समझना पड़ेगा कि इनके काम करने के तौर तरीके क्या हैं। हम देख रहे हैं कि 2014 से जो तमाम आवाजें लोगों के हकों की बात करती थी, जो लोगों के संघर्षों में, उनके जद्दोजहद में उनके साथ खड़ी रहती थी, उन तमाम आवाज़ों को एक एक करके फर्जी मामलों में जेलों में डालने का काम या उन आवाज़ों को बंद कर देने का काम, दाभोलकर से लेकर आप तमाम ऐसे लोगों का नाम जानते हैं जिनको इस फांसीवादी हुकूमत से जुड़े हुए संगठनों ने उनकी आवाज़ को, क्योंकि तर्कशीलता की बात करते थे, वैज्ञानिक विचारों की बात करते थे, तो उनकी आवाज़ों को कुचलने का काम किया। वहीं दूसरी तरफ जो भी लोगों की हकों की लड़ाई में उनके साथ खड़े होते थे, चाहे वो एडवोकेट्स हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो लेखक हो, राइटर्स हो, चाहे वो सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हो, उनकी आवाज़ों को भी फर्जी मुकदमे उन पे दायर करके उनके घरों पर रेड डालकर, अभी हम जानते हैं हमारे साथी दौधर भी हैं और हम ये भी जानते हैं कि अभी पिछले महीनों में एनआईए के जो रेड्स पड़ी हैं उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब, चंडीगढ़, देश के हर एक इलाके में आज एनआईए को, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को, ईडी को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस सरकार ने क्या किया है, इसको इसने अपनी एक राजनीतिक पुलिस के तौर पे इस्तेमाल करने का काम शुरू किया है। तो अगर आपकी मोदी सरकार के साथ किसी भी बात पर असहमति है तो आपको वो दुश्मन करार देकर, आपको वो हिंदू राष्ट्र, जो कि इनको बनाना नहीं है, लेकिन जो ये एक आप कह सकते हैं एक विचारधारात्मक समुदाय का निर्माण करके एक ऐसे नकली दुश्मन के सामने एक इन तमाम आवाजों को और इन आवाजों के साथ जो भी लोग कदम ताल कर रहे हैं, जो भी उनके साथ खड़े हैं, उनकी बात को कुचलने के लिए उनको जेलों में डालने का काम, उनके खिलाफ झूठे पर्चे दायर करने का काम, उनके घरों पर रेड्स मारने का काम, ये पिछले 10 सालों में तो बड़े पैमाने पर हुआ है। और हाल ही में जो नए फौजदारी कानूनों को लाया गया और जो पहले के काले कानून थे, चाहे यूएपीए का काला कानून हो, चाहे पीएसए से लेकर आफ्स्पा जैसे काले कानून हो, उनको कश्मीर से लेकर उत्तर पूर्व के राज्यों पर, मणिपुर के क्या हालात है किसी से छिपे नहीं है, कश्मीर के क्या हालात है किसी से छिपे नहीं है। और 2014 के बाद इसके जरिए आज जो भी सरकार की मुखालफत कर रहे हैं, जो भी सरकार की नीतियों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो भी इनकी फांसीवादी हुकूमत के लिए किसी भी तरीके की चुनौती बन रहे हैं, उनको ये किनारे में डालने का काम, उनको ये जेलों में डालने का काम, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दायर करने का काम बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। इसलिए आज पहले से भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है हम ये समझें, और ज़ाहिरा तौर पे पंजाब में तमाम इनकलाबी जत्थेबंदियां, तमाम जो नागरिक अधिकारों के लिए, जमहूरी अधिकारों के लिए लड़ने वाले संगठन हैं, वो इन तमाम मसलों को उठाते रहे हैं, इन पर कार्रवाई करते रहे हैं। लेकिन आज हम जितने लोग यहाँ इकट्ठा हैं, हमें उससे भी कई गुना ज़्यादा लोगों तक अपनी बातों को पहुँचाने की ज़रूरत है। यानी कि आज के दौर में फांसीवादी आंदोलन और फांसीवादी हुकूमत के इस जबर के जवाब में जो जमहूरी अधिकारों का, नागरिक अधिकारों का आंदोलन भी होगा, उसको भी हमें जमाती बुनियाद पर खड़ा करने की ज़रूरत है। ये बड़ी खुशी की बात है
कि आज कई सारे जत्थेबंदियों के लोग, और मैं मान के चल रही हूं कि कई आम नागरिक भी, कई छात्र भी, नौजवान भी इस बात को सुनने के लिए, आज का जो कन्वेंशन है उसमें शिरकत करने के लिए यहां पहुंचे हैं। लेकिन हमारे आंदोलन की एक सीमा भी रही है, इसकी कुछ कमियां भी रही है। आमतौर पर मुझे लगता है कि पंजाब में तो ये स्थिति उतनी नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि आमतौर पे जब हम जमहूरी अधिकारों की बात करते हैं, नागरिक अधिकारों की बात करते हैं, या इस तरीके के जबर के खिलाफ लड़ाई की बात करते हैं, तो कुछ एक छोटा सा दायरा होता है जिसमें ये बातें होती हैं, और उसमें सब लोग सहमत होते हैं क्योंकि वो जागरूक होते हैं, सचेत होते हैं, और उन्होंने किरती लोगों का, जनता का पक्ष चुना होता है अपने अपने कारणों से। लेकिन आज इस तरीके के कन्वेंशनों को एक इनकलाबी लहर का हिस्सा बनाने का काम जितने बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिए, उसमें हम लोगों को आज से ही जुटना पड़ेगा। यानी कि जमाती बुनियाद पर आज जमहूरी अधिकारों की पूरी लड़ाई को, इसको किरती लोगों को बड़ी आसान भाषा में बताना होगा कि अगर नए फौजदारी कानून आए हैं, क्योंकि आमतौर पे कोई खेत मजदूर है, फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर है, गरीब किसान है, आप उसके बीच में आप बात करेंगे यूएपीए के कानून के बारे में, या आप बताएंगे कि आपको पता है अरुंधति रॉय के खिलाफ पर्चा दायर हो गया, या आपको पता है चंडीगढ़ में एनआईए की रेड पड़ी, तो वो कहेंगे हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन इससे मेरा क्या लेना देना है? मुझे क्यों इस लड़ाई में शिरकत करनी चाहिए? मुझे क्यों इस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहिए? ये बात हमें समझाने की जरूरत है कि जमहूरी अधिकारों पर किसी भी तरीके का हमला, और उस हमले के निशाने पर कोई भी जमात या कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर आज हम उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो आने वाले दिनों में उसके निशाने पर हम भी होंगे, आप भी होंगे। ये हमें आज बात बड़े सरल शब्दों में, बड़े आसान से लफ्जों में लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। हम बार बार, और इनकलाबी लहर में तो ये कविता इतनी बार बोली जाती है, ये लाइनें इतनी बार दोहराई जाती हैं, जो जर्मनी के एक कवि ने गाई थी और बोली थी कि जब हिटलर और नात्सी यहूदियों के लिए आए तब कोई नहीं बोला, क्योंकि वो यहूदी नहीं खुद को समझते थे, तो भाई मैं यहूदी नहीं हूं तो मैं क्यों बोलूं यहूदियों पर होने वाले जबर के खिलाफ। फिर वो ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं के पीछे पड़े, तो ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता जो नहीं थे उन्होंने कहा हम क्यों बोले, ये तो हमारा मसला नहीं है। तो फिर उन्होंने पत्रकारों को पकड़ा, जो पत्रकार नहीं थे उन्होंने कहा कि ये हमारा मसला नहीं है, हम क्यों बोले, तो पत्रकारों को भी खत्म कर दिया। फिर वो कम्युनिस्टों के पीछे आए, जो कम्युनिस्ट नहीं थे उन्होंने कहा हम क्यों बोले, हम तो कम्युनिस्ट नहीं है, हमारे पीछे तो नहीं पड़े। आखिर में जब वो मेरे पीछे आए तब कोई नहीं बचा था जो मेरे लिए बोल पाता। वो कहते हैं एक है तो सेफ है, आपको पता है ना इनका नया नारा है, बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है। ये मोदी सरकार की फांसीवादी हुकूमत, योगी आदित्यनाथ की फांसीवादी हुकूमत जो उत्तर प्रदेश में है, और अभी झारखंड और महाराष्ट्र के जो चुनाव हुए उसमें वो यही तो नारा सबसे ज्यादा दे रहे थे, एक है तो सेफ है। वो कौन सी एकता बनाने की बात कर रहे हैं? वो जमाती एकता तो नहीं है, वो जमाती एकता नहीं है। उनको पूंजीपतियों की सेवा के लिए खुली लूट का मैदान वो साफ करना चाहते हैं कि जिसको जितना लूटना है लूटो। अब तो हमने फौजदारी कानून भी लाए हैं, यूएपीए तो पहले ही हमारे पास था, और जो बाकी काले कानून है वो हैं ही। और अगर तुम ज्यादा चूं चप्पड़ करोगे, तुम ज्यादा आवाज उठाओगे, तो हमारी एनआईए, हमारी ईडी, हमारी इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट ये तो है ही। और आप अभी देखिए, अभी मैं इनकलाबी जत्थेबंदियों की बात नहीं कर रही हूं, मैं अभी कम्युनिस्ट क्रांतिकारी लहर की भी बात नहीं कर रही हूं। आज जो बाकी पूंजीवादी दल भी हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा जो वहां के सीएम थे हेमंत सोरेन, आज जो फांसीवादी नहीं है उन सबके खिलाफ इस सरकार ने अलग अलग तरीके से चाहे वो पार्टियां, हम भी जानते हैं वो लोगों की नुमाइंदगी करने वाली पार्टी नहीं है,
ये जनता की नुमाइंदगी करने वाली पार्टियां नहीं है। कौन कहेगा कि कांग्रेस जनता की नुमाइंदगी करने वाली पार्टी है? लेकिन फासीवाद किस तरीके से काम करता है ये आज समझना बहुत जरूरी है। अगर आप जो उन्होंने एक काल्पनिक दुश्मन, एक नकली दुश्मन बनाया है, आप उस नकली दुश्मन की छवि में अगर आप फिट हो गए तो वो आपके पीछे भी आएंगे। वो नकली दुश्मन हमारे देश में उन्होंने मुसलमानों को बनाया कि अगर आज हिंदुओं को रोजगार नहीं मिल रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार मुसलमान है, अगर आज महंगाई बढ़ रही है तो इसके लिए जिम्मेदार मुसलमान है, अगर आज जनसंख्या बढ़ रही है तो इसके लिए जिम्मेदार मुसलमान है। यानी कि ये जो निजाम लूट पर, जबर पर कायम है, इस निजाम की सारी दिक्कतें, तकलीफें जो ये हमारे जिंदगियों में लाता है, हम इस निजाम पर सवाल खड़ा ना करें, हम इनकी नीतियों पर, इनके कारनामों पर सवाल ना खड़ा करें, तो हमारे सामने एक नकली दुश्मन पेश कर दिया जाता है और बता दिया जाता है तुम बेरोजगारी से परेशान हो, देखो वो तुम्हारा रोजगार लेके भाग रहा है। तो कभी प्रवासी गैर प्रवासी का झगड़ा, जिसको इनसाइडर आउटसाइडर, ये आउटसाइडर है, ये इनसाइडर है, ऐसी सारी राजनीति फासीवादी सियासत को खाद पानी देने का काम करती है। तो इनके नकली दुश्मन में सिर्फ मुसलमान फिर शामिल नहीं होते हैं, वो सारे वो लोग शामिल हो जाते हैं जो मोदी पर सवाल उठाएगा, जो भाजपा पर सवाल उठाएगा, जो आरएसएस की जो फिरका परस्त और बांटो और राज करो की नीति है उस पर जो सवाल उठाएगा, वो सारे इनके नकली दुश्मन के दायरे में आ जाएंगे। तो इनके नकली दुश्मन में अरुंधति रॉय भी आ जाएंगी, क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र की दुश्मन हो जाएंगी, वो मोदी की दुश्मन हो जाएंगी। और मोदी क्या है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह और बीजेपी और आरएसएस क्या है, वो बन जाएंगे प्रवक्ता पूरे हिंदू राष्ट्र के। और ये गलतफहमी भी हमें नहीं पालनी चाहिए कि इनको कोई हिंदू राष्ट्र बनाना है, इनको कुछ नहीं बनाना है। ये एजेंडा सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों, धन्ना सेठों की सेवा के लिए जो एक प्रतिक्रियावादी आंदोलन है, जो एक सामाजिक रूप लिए हुए है, उसको उन्हें उसकी सेवा में लगाना है। और वो सेवा में लगाएंगे तो जब आप बेरोजगारी का शिकार होंगे, आप महंगाई का शिकार होंगे, आप कहेंगे कि भाई इतना भ्रष्टाचार है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, आप सवाल उठाएंगे तो आपको कहेंगे ये भी है दुश्मन, ये भारत माता का दुश्मन है, ये हमारी प्राचीन हिंदू संस्कृति का दुश्मन है, ये मोदी का दुश्मन है, ये भाजपा का दुश्मन है। और इस दुश्मन के दायरे में हर वो व्यक्ति आएगा जो इनके खिलाफ बोलेगा। और 2014 से लेकर आज 10 साल हो गए हैं, इनका ये जबर नंगे तरीके से तो लागू है ही, लेकिन अपनी जो ये फासीवादी विचारधारा है, जो ये विचार है, ये इसको भी सामान्य बोध बना देते हैं, कॉमन सेंस बना देते हैं। ये बात समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है कि फासीवाद काम कैसे करता है, ये काम कैसे करते हैं। बीजेपी सरकार में रह सकती है, सरकार से बाहर जा सकती है, ये बिल्कुल संभव है, लेकिन आरएसएस की मौजूदगी समाज में बनी हुई है। और 2014 से पहले ऐसा तो नहीं था कि आरएसएस नहीं थी, बिल्कुल थी, एक आंदोलन के तौर पे तो ये थे ही, लेकिन हां, सरकार में आने के बाद इन्होंने अपने जो काम है उसको और बड़े पैमाने पर और नंगे तरीके से अंजाम दिया है। कुछ लोग ये मानते हैं, हिंदुस्तान में भी ऐसे लोग हैं, पंजाब में भी ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं अभी कोई फासीवादी हुकूमत नहीं आई है, अभी कौन सा इन्होंने विधानसभाओं को भंग कर दिया है, चुनाव तो होते ही हैं, इलेक्शंस हमारे देश में हो रहे हैं, पार्लियामेंट भी बनी हुई है, ये विधानसभाएं भी बनी हुई हैं, कहीं पर हमें कोई यातना शिविर नहीं दिखाई दे रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, फासीवाद अभी नहीं आया है। वो इंतजार करते रह जाएंगे और वो इतना इंतजार करेंगे कि बहुत देर हो जाएगी। आज हमें ये समझने की जरूरत है कि आज के दौर में 21वीं सदी में जिस फासीवाद को हम अपने सामने घटित होते हुए देख रहे हैं, उसको आज
जो लोकतंत्र का ये खोल है, ये जो आप कह सकते हो ये जो रूप है, आज इसको उसको त्यागने की जरूरत नहीं है, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। वो आज सरकार में बने रहकर, चुनावों में शिरकत करके वो सब कुछ कर पा रहे हैं जो हिटलर और मुसोलिनी ने जर्मनी और इटली में 1930-40 के दशक में, 1920 में ही, मुसोलिनी तो 1920 में ही आ गया था, जो उन्होंने तब किया था। तो अगर हम इस बात का इंतजार करते रह जाएंगे कि कोई ऐसा वक्त आएगा, अपवाद स्वरूप स्थिति में तो कोई भी चीज हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनकलाबी ही अपने अतीत से सीखते हैं। जो प्रतिक्रियावादी, फांसीवादी ताकतें हैं वो भी अपने अतीत से सीखती हैं। उन्होंने भी अपने अतीत से कुछ नतीजे निकाले हैं, और वो नतीजा ये है कि आज इस पूरे रूप को, इस पूरे खोल को, चाहे वो चुनाव का, चाहे वो बहुदलीय संसदीय लोकतंत्र का जो ये खोल है, ये जो जामा है, इसको हम बरकरार रखते हुए वो सब कुछ कर सकते हैं जो हमने किया। तो हम ईडी के जरिए छापे डलवाकर बाकी तमाम चुनावी दलों को चुप करवा सकते हैं, उन पार्टियों को तोड़ सकते हैं, क्योंकि पूंजीपतियों का सारा पैसा तो बड़े पैमाने पर इस वक्त भाजपा को जा रहा है। अभी अडानी का एक और घोटाला जो है वो अमेरिका में सामने आया, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि अडानी अंबानी से लेकर बड़े बड़े पूंजीपतियों का पैसा भाजपा को इलेक्टोरल फंड में जा रहा है। तो वो मुफ्त में समाज सेवा के लिए तो कोई पूंजीपति इनको पैसा नहीं दे रहा है कि आप समाज सेवा के लिए हमसे चंदा लीजिए। वो चंदा दे रहे हैं तो जितने का दे रहे हैं, एक पूंजीपति जितना इन्वेस्ट करता है, जितना निवेश करता है, उसमें अगर उसको कोई लाभ ही नहीं मिल रहा है, कोई प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा है, तो वो क्यों लाभ करेगा, वो क्यों निवेश करेगा? तो आज इस बात को भी समझने की जरूरत है कि इनके काम करने के तौर तरीकों में जो तब्दीलियां आई हैं, यदि हम उनको नहीं समझेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। और इसलिए आज हमें किर्ती लोगों के बीच में, आम जनता के बीच में, नौजवानों के बीच में, छात्रों के बीच में, तमाम जो जनतक जत्थेबंदियां हैं, उनको इस काम को और बड़े पैमाने पर करना होगा कि अगर आज ये आपके पीछे नहीं आए हैं तो कल ये आपके पीछे आएंगे, और ये तब आएंगे जब आप निहत्थे होंगे, जब आपके लिए लड़ने के लिए कोई बचा ही नहीं होगा। अगर सारे वकील जेलों में चले जाएंगे, सारे वकील तो वैसे भी जनता के लिए नहीं लड़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वकील हैं जिन्होंने जनता का पक्ष चुना होता है, जिन्होंने लोगों का पक्ष चुना होता है, वो सारे वकील, अब आप देखिए इन्होंने क्या किया। जो भीमा कोरेगांव का मसला हुआ, उसमें क्या किया? इन्होंने वकीलों को निशाना बनाया, जिसमें जीएन साईं बाबा से उससे पहले ही जीएन साईं बाबा वो थे, और जीएन साईं बाबा की जो शहादत हुई वो भी तो इसी फांसीवादी हुकूमत की कारस्तानी थी। या अगर आज वो अरुंधति रॉय जैसे लोगों के पीछे, या वो तमाम जनवादी और नागरिक अधिकारों के लिए लड़ने वाले लोगों के पीछे आ रहे हैं, तो वो इसीलिए आ रहे हैं कि कल जब वो जनता के बाकी हिस्सों के पीछे जाएंगे तो उनके लिए लड़ने के लिए कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। और ये इनके काम करने के तौर तरीकों का आप कह सकते हैं एक ऐसा नुस्खा है जिसको ये बार बार आजमाते हैं। इसलिए आज फांसीवादी हुकूमत के खिलाफ जो तमाम जनतक जत्थेबंदियां हैं, जो जमहूरी अधिकारों के लिए लड़ने वाले संगठन हैं, जो नागरिक अधिकारों के लिए लड़ने वाले संगठन हैं, उनको अपने आंदोलन को और बड़ा और व्यापक बनाना होगा, उसको जनता के अलग अलग हिस्सों में लेकर जाना होगा। हमारे साथ और भी साथी शामिल होने के लिए आए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। आज हमें ये बात समझनी होगी कि इनके निशाने पर हर वो आदमी आएगा जो इनके नकली दुश्मन के उस छवि में फिट होता है। आज जो मोदी के खिलाफ, आज जो अमित शाह के खिलाफ, आज जो बीजेपी के खिलाफ, आज जो आरएसएस और संघ परिवार के खिलाफ बोलेगा, वो इनके दुश्मन की श्रेणी में आएगा, और ये देर सवेर उसको निशाना बनाएंगे। इनकी पूरी राजनीति ही, इनकी पूरी सियासत ही बांटने और राज करने में यकीन रखती है। इसलिए पहला काम जो आज
जमहूरी अधिकार आंदोलन को भी अपने सामने रखना होगा कि हमें इस आंदोलन के किरदार को एक जमाती मोड़, इसको एक जमाती बुनियाद पर खड़ा करना होगा और हमें उन मुद्दों को उठाना होगा जो मुद्दे हो सकता है आमतौर पे जनता के अलग अलग जो हिस्से बनते हैं उनके रोजमर्रा के मुद्दे नहीं बनते हो, लेकिन हमें उनको शिक्षित प्रशिक्षित उनसे सीखते हुए और उनको सिखाते हुए ये बात करनी होगी कि फांसीवादी हुकूमत और फांसीवादी सियासत और फांसीवादी विचारधारा हमें आपस में बांटेगी और अगर हम बटे रहेंगे तो हम इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसलिए चाहे अरुंधति रॉय के खिलाफ, चाहे शौकत हुसैन के खिलाफ यूएपीए का मामला हो, हमें बोलना होगा, हमें इसको अपने एजेंडा पर लेना होगा। चाहे राजनीतिक बंदियों का, कैदियों का मामला है, आज जमहूरी अधिकार आंदोलन को, जो फांसीवाद विरोधी जमहूरी अधिकार आंदोलन बनेगा, जो डेमोक्रेटिक सिविल राइट्स का आंदोलन बनेगा, आज उसे राजनीतिक बंदियों के आंदोलन को अपने एजेंडा पर, उनकी मुहिम को अपने एजेंडा पर लेना होगा। ये हम अलग अलग दौरों में हम तमाम इनकलाबी जत्थेबंदियां इस मसले को उठाती रही हैं, लेकिन आज हमें एक नए सिरे से इस एजेंडा को, इस बात को लोगों के बीच में लेकर जाना होगा। इसके अलावा जहां तक काले कानूनों का सवाल है, नए काले कानून, फौजदारी कानूनों के खिलाफ मुखालफत की बात है, यूएपीए जैसे काले कानूनों की बात है, थोड़ा मैं दूर हूं, यूएपीए जैसे काले कानूनों की बात है, पीएसए आफ्स्पा जैसे काले कानूनों की बात है। आज इनके खिलाफ भी व्यापक आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है। आम लोगों के बीच में इसकी सच्चाई को लेकर जाने की जरूरत है कि कल इनके निशाने पर आप भी होंगे। किसी भी जुर्म में बेल लेना पहले अपवाद नहीं, रूल होता था, अब वो अपवाद बना दिया गया है, एक्सेप्शन बना दिया गया है। यूएपीए में तो पहले ही बेल बहुत मुश्किल है और यूएपीए के मामले में तो दोष सिद्धि बहुत कम मुकदमों में हो पाती है, होती ही नहीं है दोष सिद्धि। लेकिन क्या है कि वो ट्रायल की पूरी प्रक्रिया, जब आपका केस चल ही रहा होता है, वही आपके लिए सजा बन जाती है। तो इन कानूनों के खिलाफ भी एक व्यापक आंदोलन को संगठित करने की जरूरत है। इसके अलावा आज जो आम तौर पर जमहूरी स्पेस कम हो रहा है, जमहूरी स्पेस कम होने का क्या मतलब है? अब आप देखिए, आज कोई भी, मान लीजिए आंदोलन चल रहा है, कोई एजिटेशन हो रहा है, कोई मूवमेंट चल रहा है, तो धारा 144 ऐसे इलाके, मैं आपको दिल्ली की बात बता रही हूं, ऐसे इलाके हैं दिल्ली में जहां पर साल के 365 दिन 144 लगी रहती है। 144 मतलब 4 लोगों से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते, कोई सरकार के खिलाफ आप बात नहीं कर सकते, कोई नारा नहीं लगा सकते, आप कहीं पर भी इकट्ठे हुए दिखे, आप झंडा लेकर इस तरीके से नहीं जा सकते। और हमने तो अपने आंदोलनों में ये देखा है कि कल मान लीजिए कोई हमारा डेमोन्स्ट्रेशन है, कोई हमारा धरना है, आज वहां पर रातों रात 144 लग गई। तो यानी कि किस तरीके से धीरे धीरे करके जमहूरी स्पेस को, जो स्पेस आमतौर पे आप कहेंगे कि पहले ऐसी जगह हुआ करती थी, उन जगहों को खत्म कर दिया गया है और आप आंदोलन कर ही नहीं सकते। और खास तौर पर इसका खामियाजा कहां भुगतना पड़ रहा है, किन को भुगतना पड़ रहा है? छात्रों को, नौजवानों को। आप अभी यूनिवर्सिटियों में देखेंगे सिक्योरिटी का अरेंजमेंट पहले कहां पर, मैं अपना, अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई की है, मैं अगर अपना दौर याद करूं, वो पहला दौर था जब धीरे धीरे पुलिस की घुसपैठ इन्होंने कैंपसों में शुरू कर दी थी। उससे पहले पुलिस कैंपस में पांव नहीं रख सकती थी, आप कैंपस में घुस नहीं सकते थे, यूनिवर्सिटी नहीं अलाउ करती थी पुलिस को कैंपस में घुसना। आज कहानी उल्टी है, पुलिस की छावनियां बन गई हैं कैंपसों के अंदर। पंजाब की स्थिति मैं नहीं जानती हूं, चंडीगढ़, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का मैंने देखा है, वहां पर भी पुलिस जब चाहे वो तो वहीं उनका धरना लगा रहता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू से लेकर बाकी तमाम यूनिवर्सिटियों में तो इस वक्त आम छात्र छात्राएं, आम विद्यार्थी जो है, कोई मतलब उनको कोई कार्यक्रम भी करना हो,
तो परमिशन लो, परमिशन 1.5 महीने पहले लो। भाई आज कोई घटना हो गई, कल आपको धरना लगाना है, तो आप परमिशन कहाँ लोगे? तो यानी कि आम तौर पर जमहूरी स्पेस को जो खत्म करने का काम और जो ये एक खुली तानाशाही, और आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? इसके खिलाफ भी हमें अपनी आवाज को बुलंद करना होगा। मैंने फौजदारी कानूनों की बात की। इन फौजदारी कानूनों के खिलाफ इस तरीके के कन्वेंशनों का होना, आम लोगों को इसके बारे में सचेत करना, उनको बताना कि ये किस तरीके से आपके खिलाफ जाते हैं। आज इस तरीके की हमें मुहिम, इस तरीके के लाखों करोड़ों पर्चों की हमें, आप कह सकते हैं कि हमें कई राउंड्स में बड़े पैमाने पर, बड़े पद्धर पर हमें इसको जनता के बीच में लेकर जाने की जरूरत है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा मसला है जो सिर्फ फांसीवादी हुकूमत नहीं करती है, जो सिर्फ भाजपा नहीं करती है, जो बाकी पूंजीवादी पार्टियां भी करती हैं, क्योंकि वो हमारे देश का संविधान ही उसको कितना जनवादी कहा जा सकता है, इस पर भी बहस की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। लेकिन वाकई में जो धर्मनिरपेक्ष राज्य है उसकी लड़ाई का सवाल, उसके संघर्ष का सवाल, यानी कि सियासत से और सामाजिक जीवन से मजहब का कोई लेना देना ना हो। राज्य का मजहब से कोई लेना देना नहीं है, राज्य सत्ता का मजहब से क्या लेना देना है। लेकिन हम देख रहे हैं आज सुप्रीम कोर्ट के जजों से लेकर फांसीवादी भाजपा के नेताओं, मंत्रियों की तो क्या ही बात करें। राम मंदिर का शिलान्यास करने के लिए इस देश का प्रधानमंत्री जाता है। गणेश पूजा इस देश के जो चीफ जस्टिस थे, अब तो हट गए वो करते हैं। यानी कि धर्म का राजनीति से और सामाजिक जीवन से असली सेक्युलर राज्य जिस पैमाने पर संगठित और गठित होता है वो हमारे देश में नहीं है। और इसका इस्तेमाल बाकी चुनावी दल भी करते हैं, लेकिन इसका सबसे ज्यादा फायदा भाजपा को मिलता है, क्योंकि उसकी राजनीति का एक अहम हिस्सा धर्म के पहचान का इस्तेमाल करना है। तो यानी कि एक सच्चे सेक्युलर स्टेट को बनाने की लड़ाई, ये इनकलाबी जमहूरी अधिकार आंदोलन की लड़ाई भी है। इसको हमें अपने एजेंडा पर लेना होगा। और इसी के साथ जुड़ी हुई बात है कि जनता के अलग अलग हिस्सों में तर्कशीलता का प्रचार प्रसार, वैज्ञानिक विचारों का प्रचार प्रसार, दकियानूसी और जो पिछड़ेपन की शिकार जनता होती है उसको बताना कि किस तरीके से आपके पिछड़ेपन का फायदा ये फिरका परस्त ताकतें, ये फांसीवादी ताकतें उठाती हैं। आज ऐसे विचारों का, तर्कशीलता के, वैज्ञानिक विचारों का प्रचार प्रसार आज जमहूरी अधिकार आंदोलन का एक एजेंडा बनता है। इस पर भी हम लोगों को व्यापक तौर पर अलग अलग माध्यमों का इस्तेमाल करके, अलग अलग तरीकों से हमें लोगों के बीच में जाने की जरूरत है। इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि पिछले लंबे समय में जो तमाम जनतक आंदोलन हुए हैं उनको बर्बर तरीके से कुचलने का काम फांसीवादी हुकूमत ने किया है। तमाम जो आंदोलन इस बीच हुए हैं उनके नेताओं की गिरफ्तारियां, उनको जेलों में डालना, उन आंदोलनों को कभी आप कह सकते हैं कि मैं तो अपनी जत्थेबंदी की बात करूं, मैं जिस यूनियन से आती हूं, दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन, हम लोगों ने 2022 में हमारी दिल्ली में स्ट्राइक चली 38 दिन की। और इस देश में एक और काला कानून है जिसके बारे में कम बात होती है, वो है एस्मा का कानून, इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। अब ये ऐसा कानून है जो किसी भी स्ट्राइक को गैर कानूनी, किसी भी हड़ताल को गैर कानूनी करार देने के लिए काफी है। अगर आपने किसी भी सेवा को इसेंशियल यानी कि आवश्यक यानी कि जरूरी घोषित कर दिया तो सरकार के पास, राज्य सत्ता के पास ये पूरी ताकत है कि वो आपकी हड़ताल को इलीगल घोषित कर दे। तो उन्होंने हमारी हड़ताल के खिलाफ एस्मा का काला कानून ही लगाया था। और आमतौर पर भी आप देखेंगे जब कभी ट्रांसपोर्ट या इस तरीके के या हॉस्पिटल का स्टाफ जो है हड़ताल करता है तो एस्मा के काले कानून का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आम तौर पर भी जो जनतक आंदोलन हुए हैं उनको कुचलने का काम, तो इसके खिलाफ भी
जो जमहूरी हकों की लड़ाई है उसको अपना मोर्चा लगाना होगा, इसको भी अपने एजेंडा पर लेना होगा। इसके खिलाफ जो सांप्रदायिकता का सवाल है, आमतौर पर हमने देखा कि पिछले लंबे समय में और 2014 के बाद तो कभी बीफ बैन के नाम पर, कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी गौ रक्षा के नाम पर, लैंड जिहाद, ये जिहाद वो जिहाद, जिस तरीके से विशेषकर मुसलमानों को टारगेट करने का काम किया है। और इसमें जो नई कड़ी है वो बुलडोजर राज की है। आप देख सकते हैं कि यूपी में जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है वो किस तरीके से इसका इस्तेमाल कर रही है तमाम और मुसलमानों पर तो हो ही रहा है, लेकिन अब उन तमाम ताकतों पर भी हो रहा है जो सत्ता के खिलाफ है। तो इस मसले को भी, सांप्रदायिकता के मसले को, इसको हमें पुरजोर तरीके से उठाना होगा और ये बताना होगा आम लोगों को कि किस तरीके से ये मोदी सरकार की फासीवादी राजनीति का, फासीवादी सियासत का एक अभिन्न अंग है। और उसमें हमने देखा है कि पंजाब में भी जब आंदोलन होते हैं तो उनको ये खालिस्तानी आंदोलन है, ये नक्सलियों का आंदोलन है, ये देशद्रोहियों का आंदोलन है। किस तरीके से आप किसी आंदोलन को आपको गैर जायज़ या नाजायज़ करार देना हो तो आप उनकी ब्रांडिंग करते हैं, आप उनको नाम दे देते हैं। यह काम पिछले लंबे समय में हुआ है, लेकिन सांप्रदायिकता के खिलाफ एक पुरजोर जुझारू जनतक आंदोलन को खड़ा करने की जरूरत है। इसके साथ ही जातिवाद के खिलाफ और जो दलित उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं उनके खिलाफ भी पुरजोर तरीके से, कोई कह सकता है कि यह जमहूरी अधिकार आंदोलन के एजेंडा पे नहीं, ये बिल्कुल उसके एजेंडा पे आता है। जितना व्यापक हमारी मांगों और हमारे लड़ाई का दायरा होगा उतनी ताकत हमारी बढ़ेगी। और साथ ही साथ पितृशाही के खिलाफ भी हमारी लड़ाई को हमें पुरजोर तरीके से उठाने की जरूरत है, क्योंकि ये नहीं भूलना चाहिए कि फासीवादी हुकूमत और इनकी विचारधारा जो सबसे पिछड़े और दकियानूसी पितृशाही और पितृसत्ता के मूल्य मान्यताएं हैं उसको भी बुनियाद बनाकर अपने एजेंडा को पूरा करती हैं। गोलवलकर से लेकर हेडगेवार जो इनके संस्थापकों में से थे, उन्होंने स्त्रियों के बारे में क्या क्या बातें कही हैं ये भी हमें बताना चाहिए जनता को, क्योंकि इससे इनकी राजनीति, इनकी जो सियासत है, इनकी जो विचारधारा है वो बेनकाब होती है। इसके अलावा कश्मीर से लेकर उत्तर पूर्वी राज्यों में, कश्मीर में जो अनुच्छेद 370 का हटाया जाना, 35A का हटाया जाना, और उत्तर पूर्वी राज्यों में आफ्स्पा जैसे काले कानून जो कश्मीर में भी लागू है, इनके खिलाफ और कश्मीरी कौम और उत्तर पूर्वी भारत में बसने वाली तमाम कौमों का जो आत्मनिर्णय का, स्वनिर्णय का, यानी कि अपना नसीब, अपना मुकद्दर खुद तय करने का जो अधिकार है, जिसमें कि उनके आज़ादी का हक भी शामिल है, उसके खिलाफ पुरजोर तरीके से हमें अपनी लामबंदी करनी होगी और उसको भी अपने एजेंडा पर रखना होगा। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि पिछले लंबे समय में मैं नहीं जानती हूं कि पंजाब में, क्योंकि जो पंजाबी पाठ्यक्रम है उसमें कितनी तब्दीली हुई है, लेकिन आप अगर देखें कि बाकी राज्यों में जहां पर भाजपा की हुकूमत है और ख़ास तौर पे जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उसमें कैसे सिलेबस को, जो पाठ्यक्रम था उसको बदलने का काम, यानी कि तारीख को बदलने का काम, इतिहास को बदलने का काम, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए हिंदुस्तान में फासीवादियों का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? इनका खुद का इतिहास, इनकी खुद की तारीख। जिन्होंने आजादी के आंदोलन में चवन्नी भर भी योगदान नहीं दिया, जिन्होंने भगत सिंह से लेकर तमाम इनकलाबियों के खिलाफ मुखबिरी का काम किया, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के तलवे चाटने का काम किया, उनका सबसे बड़ा दुश्मन उनका खुद का इतिहास, उनकी खुद की तारीख है। तो इसीलिए ये तारीख को बदलने का काम करते हैं, तो इसीलिए ये पाठ्यक्रमों को रिवाइज करने का काम, उनको चेंज करने का काम, उनको बदलने का काम करते हैं, और ये बड़े पैमाने पर हो रहा है। यानी कि जो आने वाली पीढ़ियां, और हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं ये एक तरीके से उस पूरी नस्ल को
बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। वो तर्क संगत ना बने, उसके बीच में वैज्ञानिक विचार ना जा पाए, वो सही गलत का फैसला ना कर पाए, वो सवाल ना खड़ा कर पाए। क्योंकि तालीम का मकसद क्या है? हम पढ़ाई करते हैं, हम यूनिवर्सिटी कॉलेजों में जा पाते हैं, तो हम क्यों जा रहे हैं? हम तालीम क्यों हासिल कर पा रहे हैं? क्यों करते हैं? ताकि हम सही गलत का फैसला कर सकें, ताकि हम न्याय के हक में, इंसाफ के हक में खड़े हो सकें, ताकि हम जहां पर कहीं पर गैर बराबरी हो, कहीं पर लूट हो, कहीं पर जबर हो, उसके खिलाफ हम आवाज उठा सकें, हम इस लायक, इस काबिल बने। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये आने वाली नस्लों को, आने वाली पीढ़ियों को बंजर बनाने का काम कर रहे हैं कि वो ज़हनी तौर पे सोचने समझने का काम छोड़ दे, तो तालीम ही उनको ऐसी दो कि उनके अंदर जो आलोचनात्मक विवेक होता है ना, कि आप सही गलत का फैसला कर सकते हैं, आप ये समझ पाए कि अच्छा ये हक की बात है और ये हक के खिलाफ बात है, आप वो फैसला ही ना कर पाओ। और हमें भूलना नहीं चाहिए, आज तो ये सत्ता में पहुंच के जो आमतौर पे सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हैं, उनके सिलेबस को बदलने का काम कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले इनके विद्या भारती से लेकर जो तमाम शैक्षणिक संस्थाएं हैं, इनकी सांस्कृतिक संस्थाएं हैं, वो ये काम लंबे समय से करती रही हैं। ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। समाज के भीतर इन्होंने लंबे, आप कह सकते हैं, इतना धैर्य, इतना पेशेंस तो जर्मनी और इटली के फांसीवादियों में भी नहीं था जितना कि हिंदुस्तान के फांसीवादियों में। एक बड़े, आप कह सकते हो कि लंबे समय में इन्होंने समाज के भीतर घुसपैठ करके समाज के भीतर अपनी पोजीशनें, अपनी जगह बनाई हैं। और आप कहीं पर भी देखो, इनके स्कूलों से लेकर, हॉस्पिटल से लेकर, सेवा भारती आरएसएस चलाती है, विद्या भारती आरएसएस चलाती है। यानी स्कूलों से लेकर जो भी आप समझ सकते हो कि समाज सेवा वो नहीं करते हैं, लेकिन जहां पर आप लोगों तक अपनी पकड़ बना सकते हैं। यह बात क्यों जरूरी है? क्योंकि कई लोगों को यह गलतफहमी होती है कि अगर बीजेपी सरकार से बाहर चली गई तो फांसीवाद का काम तमाम, फांसीवाद की मुकम्मल शिकस्त। नहीं, यह बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हम होंगे। ये अगर सरकार से बाहर चले भी जाएं तो इन्होंने लंबे समय में समाज में और राज्य सत्ता के भीतर, राज्य सत्ता मतलब कि जुडिशरी, मतलब कि नौकरशाही, मतलब कि पुलिस, फौज से लेकर जो तमाम आप जो राज्य का महकमे होते हैं, उनके भीतर इन्होंने लंबी प्रक्रिया में घुसपैठ की है और अपने लोगों को बिठाने का काम किया है। आंतरिक तौर पे, अंदरूनी तौर पे राज्य सत्ता को ही टेक ओवर, उस पर कब्जा कर लिया है। इसलिए भी इन्हें आज संसद को, विधानसभाओं को भंग करने की जरूरत नहीं है। इसलिए भी इन्हें चुनावों को आज रद्द करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वो सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि तारीख इनकी सबसे बड़ी दुश्मन है, इसलिए अगर मैं अपनी पिछली बात पर वापस आऊं, हमें इनकी तारीख को, इनका जो कच्चा चिट्ठा है, उसको भी हमें जनता के बीच में उजागर करना चाहिए कि आजादी की लड़ाई में इनका क्या योगदान था, भगत सिंह और उनके साथियों के खिलाफ इनकी क्या कार्रवाइयां थी, और ब्रिटिश हुकूमत के साथ गलबैयां कर रहे थे, उनके साथ हाथ में हाथ मिलाकर ये किनका साथ दे रहे थे। ये हम जितना आज लोगों के बीच में ले जाएंगे, इनका आधार भी हम कमजोर करने में कामयाब हो पाएंगे। इसके अलावा हम जानते हैं कि पिछले लंबे समय में सीए एनआरसी का मसला था, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी का मसला था, उस पर भी सीए एनआरसी के तो आंदोलन पंजाब से लेकर, शाहीन बाग से लेकर, मुंबई में अलग अलग जगहों पर, देश के अलग अलग इलाकों में वो आंदोलन हुए सीए एनआरसी के खिलाफ। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए, अभी भी फांसीवादी हुकूमत इन काले कानूनों को लाने की फिराक में है। सीएए तो ले ही आई है, एनआरसी भी ये करवाने के चक्कर में है। इसके खिलाफ भी, यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ भी हम लोगों को अपनी मुहिम को और तेज और जुझारू और व्यापक बनाना होगा। ये कुछ मसले हैं जिनके आधार पर मुझे लगता है कि आज जो फांसीवादी मोदी सरकार
और उसके पीछे जो फांसीवादी संघ परिवार का पूरा ताना बाना है, वो जिस तरीके से एक प्रतिक्रियावादी सामाजिक आंदोलन का इस्तेमाल करके और उसी को पूंजीपतियों की सेवा में लगाकर जनता के अलग अलग हिस्सों को ही आपस में बांटने का काम, चाहे वो सांप्रदायिकता का कार्ड खेलकर हो, चाहे वो किसी और फिरका परस्त नीति को लागू करने का काम हो, वो ये काम कर रही है। और कोई भी जमहूरी अधिकार का आंदोलन अगर वो बड़े पैमाने पर अपने आप को बदलना चाहता है, वो इस आंदोलन को व्यापक रूप रंग देना चाहता है, तो उसको आज अपने आप को जमाती बुनियाद पर खड़ा करना होगा। उसको इन सारे मसलों को अपने एजेंडा पर लेना होगा और उसको भाजपा की जो फांसीवादी राजनीति, इनकी फांसीवादी विचारधारा और किस तरीके से ये विचारधारा किरती लोगों के खिलाफ है, किस तरीके से ये विचारधारा जनता के जमहूरी अधिकारों के खिलाफ, उनके नागरिक अधिकारों के खिलाफ है, ये बात आज बड़े पैमाने पर लेकर जाने की जरूरत है। इस काम में ऐसे कन्वेंशनों का जाहिरा तौर पे एक बहुत बड़ा रोल बनता है, एक बहुत बड़ी भूमिका बनती है। ये कन्वेंशन होने चाहिए, इस तरीके के मसलों पर हमें ये बात करनी चाहिए। किस तरीके से नए फौजदारी कानून, यूएपीए जैसे काले कानून, किस तरीके से आज पत्रकारों पर, आज जमहूरी अधिकारों की जो लड़ाई लड़ने वाले तमाम लोग हैं, उनकी आवाज़ों को कुचलने की बात है कि ये हुकूमत जो कर रही है, इसकी असलियत को आज हमें लोगों के बीच में लेकर जाने की ज़रूरत है। ये एक बहुत अच्छी पहलकदमी पंजाब की जनतक जत्थेबंदियों ने, जमहूरी अधिकार सभा, तर्कशील सोसाइटी के हमारे साथियों ने की है। इसकी ज़ाहिरा तौर पे तारीफ़ किए जाने की ज़रूरत है और इस मुहिम को हमें और बड़े पैमाने पर और व्यापक पैमाने पर बढ़ाने की ज़रूरत है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। आपने बड़े इत्मीनान के साथ, बड़े धैर्य के साथ मेरी बात को सुना। आप सभी साथियों का शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।